हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी से संबंधित आपका जो यूनिट 2 है उसका मैं स्टडी मटेरियल करा रही हूँ। और यूनिट 1, 4 और 5 ये मेरे द्वारा पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्रियात्मक शोध से। ठीक है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, तो आप जाकर के पूरा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। चलिए, क्रियात्मक शोध क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना है। एजुकेशन की फील्ड में क्रियात्मक शोध क्या होता है? जो भी हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उनका जब हम साइंटिफिक वे में या साइंटिफिक मेथड के द्वारा अध्ययन करते हैं और उनसे प्राप्त निष्कर्ष जो भी उनसे हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं, उसके बेस पर जब हम अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाते हैं, जो भी हमें जहाँ भी समस्या आ रही थी उस पर हमने एनालिसिस करा, वर्क करा और फिर हमने उसमें सुधार कर लिया, बेटरमेंट कर दिया, तो यही हमारा क्या है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाता है और त्रुटियों का निराकरण करता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टीफन एम कोरी के अनुसार, स्टीफन एम कोरी क्या कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में? क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ये परिभाषा दी है स्टीफन एम कोरी ने। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इससे क्या होता है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन होता है। क्रियाकलापों के संदर्भ में क्रियात्मक शोध की रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करने वाले समुच्चय हैं, जिसमें योजना, क्रिया, अवलोकन, चिंतन का चक्र शामिल रहता या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी सुव्यवस्था अथवा अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? सुधार एवं परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्ययन करना और उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना है। एक शिक्षक का अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तथा एक विद्यालय प्रशासक का अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, अध्ययन करने एवं समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होते हैं। जो क्रियात्मक शोध होते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारी एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है, उसकी स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, अध्ययन करने और समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। औपचारिकताओं तथा जटिलताओं पर कम ध्यान देने एवं कम समय, धन व श्रम से समस्या का समाधान संभव होने के कारण यह विधि अत्यंत ही लोकप्रिय होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें औपचारिकताओं पर, जटिलताओं पर कम ध्यान दिया जाता है और ये कम समय में और कम धन में और कम श्रम से इसमें क्या होता है? जो हमारी एजुकेशनल फील्ड की प्रॉब्लम होती हैं उनका हम समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इसीलिए ये जो आपका मेथड है क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपका कैसा होता चला जा रहा है? ये आपका जो है बहुत ही लोकप्रिय होता चला जा रहा है। आगे देखिएगा, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। क्रियात्मक शोध के उद्देश्य, तो देखिए, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है? जो विद्यालय है और जो कक्षा है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाना है। शोधकर्ता का समस्या से
प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें शोधकर्ता का समस्या से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए कोई टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहा है या पढ़ाता है और उस क्लास में उसे स्टूडेंट से रिलेटेड या अपने जो सब्जेक्ट मैटर है या जो उसका सब्जेक्ट है उससे संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो उसके ऊपर जब वो कुछ वर्कआउट करता है और जो उसके ऊपर उसमें प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व आउट करता है तो यही आपका क्रियात्मक शोध है। तो इसमें एक तरह से देखते हैं कि टीचर का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किससे, अपनी प्रॉब्लम से। समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं, है ना, अभी मैंने आपको बताया। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। इसकी रूपरेखा लचीली होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसकी रूपरेखा कैसी होती है, लचीली होती है। न्यायादर्श यानी कि सैंपल का चयन उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण में सरल सांख्यिकी का भी प्रयोग किया जाता है। कार्यक्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यावहारिक रूप होता है। कार्यक्षेत्र की जो समस्या होती है उसके समाधान का व्यावहारिक रूप होता है। शोधकर्ता स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शोधकर्ता को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। शोधकर्ता को सफलता मिलने पर पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिलता है। इसमें समय कम लगता है। क्रियात्मक शोध का क्षेत्र सीमित तथा स्थानीय होता है। विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण में सुधार लाया जाता है और शोधकर्ता अपने कार्य कौशल को प्रभावशाली बनाता है। किसको, अपने कार्य कौशल को। अनुसंधान निष्कर्ष स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं। किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान एवं समस्या प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान एवं समाधान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। यह कार्य विश्लेषण पर बल देता है तथा इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रकार्यता एवं कार्यकुशलता में सुधार लाना है। किसी दी हुई परिस्थिति में देखिए, किसी दी हुई परिस्थिति में कार्यों एवं निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारना ही क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है, जिससे वह परिस्थिति बेहतर एवं उपयोगी सिद्ध हो सके। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना जिससे विद्यालय की कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार एवं प्रगति लाई जाए। विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास एवं अनुरक्षण को स्थान देना। आगे देखिए, क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया किस तरीके से होता है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया में शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया में शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाता है और त्रुटियों का निराकरण करता है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को निम्नवत दर्शाया जा सकता है। देखते हैं क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला आपका जो प्रथम चरण है वो कौन सा है, समस्या चयन। समस्या का चयन करना किसी भी शोध का प्रथम चरण होता है, समस्या का चयन करना, क्योंकि संपूर्ण शोध प्रक्रिया उसी समस्या के इर्द गिर्द घूमती है तथा समस्या के अभाव में शोध नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जब कोई समस्या ही नहीं है तो समाधान किस चीज़ का किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा चरण होता है वो होता है क्या, कि समस्या का चयन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड जो आपका स्टेप है, द्वितीय चरण है समस्या चयन के कारण, कि उस समस्या का जो चयन किया है उसके कारण क्या है। देखिए, समस्या का स्वरूप निश्चित होने के बाद शोधकर्ता उसके कारणों का विश्लेषण करता है तथा कारणों के लिए साक्ष्य भी एकत्रित करता है। तीसरा चरण देखिए, क्रियात्मक परिकल्पना। तीसरा चरण है क्रियात्मक परिकल्पना, यानी कि जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं उन्हें परिकल्पना कहते हैं। इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे उपयुक्त सुझाव ही क्रियात्मक परिकल्पना कहलाती है।
चौथा चरण है इसमें कार्यविधि। क्या है? कार्यविधि। इस चरण में यह उल्लेख किया जाता है कि न्यायादर्श कितना बड़ा तथा किस स्तर से लिया जाए या निश्चित किया जाता है ना। चौथे चरण में क्या होता है? कार्यविधि। इस चरण में यह उल्लेखित किया जाता है कि न्यायादर्श यानी सैंपल कितना बड़ा लिया जाए या कितना छोटा लिया जाए तथा किस स्तर से लिया जाए, इस बात को निश्चित किया जाता है। पंचम चरण है आपका प्रदत्त विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। प्रदत्त विश्लेषण, इसमें देखिए क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इस चरण में प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे प्रतिशत, ग्राफ आदि का प्रयोग करके किया जाता है तथा शोध कार्य के पूर्व व पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि पूर्व में क्या स्थिति थी, शोध शुरू करने से पहले, क्रियात्मक शोध स्टार्ट करने से पहले, और बाद की क्या कंडीशन है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसमें? पांचवें चरण में, जो कि है आपका डेटा एनालिसिस या प्रदत्त विश्लेषण। अगला देखिए षष्ठम चरण निष्कर्ष, यानी कि लास्ट आपका जो चरण है वो कौन सा है? निष्कर्ष। तो देखिए कंक्लूजन्स, प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। निष्कर्षों का सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। तत्वों के संग्रहण में इंद्रियानुभव साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता गुणात्मक शोध विधि की महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि लो से हाई की ओर उन्मुखता गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव आपका जो रिसर्च होता है, इस मेथड की ये मुख्य विशेषता है, निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। गुणात्मक शोध प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित होता है। इसमें शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है। इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में ही लचीलापन होता है। प्रणाली भी और शोध प्रक्रिया दोनों में ही लचीलापन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, गुणात्मक शोध के लिए प्रतिदर्श आकार तकनीकी द्वारा भिन्न होते हैं। गुणात्मक शोध के लिए प्रतिदर्श जो सैंपल का जो आकार होता है वो तकनीकी द्वारा भिन्न होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लघु होते हैं। गुणात्मक शोध गैर संभाव्यता यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है ना, प्रतिदर्श को शामिल करता है। विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करना गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है। इसमें व्यापक तरीके से प्रयोजनमूलक एवं शोध प्रश्नों को बताया जाता है। इसमें व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटे ग्रुप से है ना, शब्दों के आधार पर जो है आपके डाटा या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अब देखिए, पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना ही इस शोध पद्धति की विशेषता है। यानी कि पाठ विश्लेषण का उपयोग करना और परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना इस शोध पद्धति की विशेषता है। इसमें शोधकर्ता वर्तमान तथा विगत स्थितियों में निमग्न रहता है। यह संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। यह विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। यह साहित्य समीक्षा में भूमिका निभाता है, परंतु समस्या को तर्कसंगत बताता है। यह कम समय में व्यक्तियों से शब्दों पर आधारित आंकड़े एकत्रित करता है। यह प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोतों के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यह मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखता है, साथ ही यह सहभागी परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखता है। इसमें शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण, अपना डेटा एनालिसिस आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होते हैं। आगमन रीति से इसमें जो है डेटा का विश्लेषण करते हैं। इसमें प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। इसमें जो डेटाज होते हैं या तो वो वर्ड्स के रूप में होते हैं या वो पिक्चर्स के रूप में होते हैं। इसमें वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इसमें वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। आगे देखिएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि मात्रात्मक शोध
क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि आपका मात्रात्मक शोध, इसमें क्या है, मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है, संरचित उपागम भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक, प्रकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक होता है ना, जबकि आपका जो क्वालिटेटिव था उसमें क्या था, आगमनात्मक, ठीक है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है, यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़े पर बल देता है, ठीक है। आगे देखिएगा, परिमाणात्मक शोध, परिमाणात्मक शोध, अब ये क्या है, तो देखिए परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत साधारण यादृच्छ प्रतिचयन है ना, कौन सा आपका नॉर्मल रैंडम आपका जो सैम्पलिंग मेथड होता है, स्तरित प्रतिचयन स्ट्रेटिफाइड मेथड, रैंडम मेथड या व्यवस्थित है ना आपका व्यवस्थित प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। इसमें प्रश्न सामान्यीकृत होते हैं, इसमें जो प्रश्न होते हैं कैसे होते हैं, सामान्यीकृत होते हैं। सर्वेक्षण शोध, सहसंबंध शोध, वर्णनात्मक शोध, परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करते हैं। जो आपके सर्वेक्षण शोध होते हैं या जो आपके सहसंबंध शोध होते हैं या जो वर्णनात्मक शोध होते हैं, ये आपके परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आंकड़ों पर आधारित होते हैं, यह डेटास पर बेस्ड होते हैं तथा इसमें निष्कर्ष आंकड़ों द्वारा निर्धारित होता है। आंकड़ों के द्वारा ही नए आंकड़ों को निकालना इसका उद्देश्य होता है, आंकड़ों के द्वारा ही नए आंकड़ों को निकालना इसका उद्देश्य होता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा प्राकल्पना यानी उपकल्पना, प्राकल्पना या उपकल्पना। तो देखिए, जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन करता है या कर लेता है, प्राकल्पना, जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। इसी जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। आगे देखिएगा, ये देखिए, परीक्षा से संबंधित अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले आता है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाती है तो बेहतर होगा कि विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। यानी कि जब आप सामाजिक शोध करना चाह रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, तो क्या बेटर रहेगा कि विषय से जुड़ा हुआ जो साहित्य है उससे परिचित हुआ जाए, है ना। शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित होता है और सामान्य के समान है, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो तो कहलाता है तुंगत कुदी। ये क्या कह रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, ये आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें आप ये बेल शेप्ड, ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि जब इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं या जो डेटा होता है, जब वो ज़्यादा ही इस तरीके से होता है, देखिए है ना, ऊपर की ओर उठा हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, तुंगत कुदी। और देखिए, जब ये नॉर्मल होता है तो इसे क्या कहते हैं, देखिए मेसोकर्टिक। और जब ये काफ़ी ज़्यादा आपका फ्लैटर फॉर्म में होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्लेटोकर्टिक, है ना। तो इसकी ये बात कर रहे हैं आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सेमिनार या संगोष्ठी। अगला देखिए, एक शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं, किसमें, मूल पाठ में। मूल पाठ, जब आप अपना शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जब आपके जो पाठ होते हैं, है ना, जो आपके जो भी पाठ होते हैं, 5-6 जितने भी आप बनाते हैं, तो उसी के अंदर आप अपने शोध प्रबंध से संबंधित चित्र एवं तालिकाओं को प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिएगा, शोध प्रबंध कथन है किसका, तार्किक दृढ़ कथन। शोध प्रबंध कथन है कैसा, यह एक तार्किक दृढ़ कथन होता है। गैर संभाव्यता प्रतिदर्श कैसा होता है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या सैंपल कैसी होती है आपकी, 100 उद्देश्य, है ना, 100 उद्देश्य।
यानी कि उद्देश्य के हिसाब से ही आप इस सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, कौन सी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को। आगे देखिए, मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है किसमें, अप्लाइड रिसर्च में। किसमें करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में मौलिक शोध के सिद्धांतों का हम उपयोग करते हैं। आगे देखिए, नल या शून्य परिकल्पना। अब देखिए, नल परिकल्पना या शून्य परिकल्पना क्या होती है, तो देखिए वह परिकल्पना जिसके द्वारा हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। नल प्राकल्पना को एक काल्पनिक मॉडल या हाइपोथेटिकल मॉडल माना गया क्योंकि उसका अस्तित्व वास्तविक रूप से तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो वास्तविकता में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम एक काल्पनिक मॉडल या हाइपोथेटिकल मॉडल मानते हैं। अब देखिए, आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो शोध, ये क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, मतलब कोई चीज़ या कोई घटना हो चुकी है उसके बाद हम जो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो शोध। तो देखिए, यह एक ऐसा शोध है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर वर्ड देखिएगा, उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। मतलब कोई चीज़ हो गई, कोई प्रभाव हो गया, कोई घटना हो गई, लेकिन उसके कारण क्या थे, जब ये पता लगाने की कोशिश की जाती है तो ये आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। सचमुच में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध का प्रारंभ करता है। प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी घटना क्या होती है, कारण होती है, ठीक है। मतलब कि कारण क्या है, जो घटना हो गई, और प्रभाव, जो उसका प्रभाव पड़ा वो क्या है, आश्रित चर है, ठीक है। तो देखिए, प्रभाव आश्रित चर है और पहले बीत चुकी घटना जिन्हें कारण कहा जाता है, ये क्या है, स्वतंत्र चर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शोध समस्या का अर्थ। तो देखिए, किसी भी मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। करलिंगर के अनुसार शोध समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है जो प्रश्न करता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है, दो चर हैं या तीन चर हैं, उनके बीच जो संबंध है वो कैसा है। तो ये क्या है, आपका शोध समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। शोध डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए, इसे पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसी योजना होती है जिससे यह पता चलता है कि शोध में कितने स्वतंत्र चर प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके कितने स्तर हैं, बहिरंग बाहरी चरों को नियंत्रित करने के लिए किन किन प्रविधियों का प्रयोग किया गया है तथा आश्रित चरों का मापन किस रूप में हुआ है ना। शोध डिज़ाइन में क्या होता है, आपको पता चलता है कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। और देखिए, स्पष्ट है कि शोध डिज़ाइन शोध समस्याओं के बारे में उत्तर प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक परियोजना या रूपरेखा होती है। क्या होती है, देखिए, तो ये आपकी शोध समस्याओं के बारे में उत्तर प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक परियोजना होती है या उसकी रूपरेखा होती है, क्या, शोध डिज़ाइन। अब देखिए, शोध डिज़ाइन के उद्देश्य। तो देखिए, शोध डिज़ाइन के प्रमुख दो उद्देश्य होते हैं। पहला है शोध प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढना। पहला क्या है, शोध प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढना, और दूसरा क्या है, प्रसरण को नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना, प्रसरण को नियंत्रित करना। आइए अब देख लेते हैं इसमें हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके तथ्य। तो देखिए, सबसे पहला है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के ज़्यादा निकट हैं। ये किसने कहा है, अनिवार्यतावादियों ने। किसने, अनिवार्यतावादियों ने, अनिवार्यतावादी प्रकार की, ठीक, ये दृष्टिकोण है। शोध का प्रमुख ध्येय क्या है, नए तथ्यों की खोज एवं व्याख्या करना। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है किसमें,
नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है बेतरतीब ग्रहण, है ना, या ग्रहण और यादृच्छिककरण के लिए। आगे देखिएगा, एक शोध पत्र क्या है? समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन इसमें निहित होता है। देखिए, एक शोध पत्र समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन इसमें निहित होता है। अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से क्या संबंधित है? साहित्य की समीक्षा करना, जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों का प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। मतलब जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो शोध नैतिकता की जब बात आती है तो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना या समीक्षा करना, और जिसमें उसी टॉपिक पर जिन जिन लोगों ने पहले वर्क किया हुआ है उनका जो योगदान है उसका भी प्रॉपर वर्णन किया गया हो। ठीक, अब देखिए, अध्ययन का उच्चतम स्तर क्या है? सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। क्या है? सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। प्रतिदर्श प्रणालियों में से संभाव्यता पर आधारित नहीं है। प्रतिदर्श प्रणालियों में से संभाव्यता पर, प्रोबेबिलिटी पर कौन सा बेस नहीं है? कोटा प्रति चयन। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक क्या होता है? उसका इम्पैक्ट फैक्टर, है ना। जब हम रिसर्च करते हैं तो आप जानते होंगे इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा उसकी गुणवत्ता को इम्पैक्ट करता है, उसका सूचक होता है। प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। कौन सा? स्तरबद्ध प्रतिदर्श। कौन सा? स्तरबद्ध। आपका जो प्रतिदर्श है यानी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड जो है वो आपका, वो किस पर बेस्ड है? संभाव्यता पर, प्रोबेबिलिटी पर। और कौन सा नहीं है? तो ये है आपका कोटा प्रतिदर्श, है ना। आप जानते हैं ना, दो तरह के सैम्पल मेथड्स होते हैं, एक तो हमारे होते हैं प्रोबेबिलिटी और एक होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी वाले सैम्पल मेथड्स। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, यादृच्छिकरण यानी कि आपका सैम्पलिंग। ये क्या है? ये एक ऐसी प्रविधि है जिसमें किसी चीज़ का अध्ययन समूह में चुने जाने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर होती है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि किसी वर्ग में 30 छात्र हैं, उनमें से 20 छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से यानी रैंडमली करना है, तो इसके लिए 30 छात्रों का नाम समान कागज़ के टुकड़ों पर लिखकर उसे समान ढंग से मोड़ दिया जाए और सभी को एक डिब्बे में रखकर उसे हिला डुलाकर मिश्रित कर दिया जाए। इसके बाद उसमें से एक एक करके 20 कागज़ों के टुकड़ों को निकाल लिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका यादृच्छिकरण का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रेटिंग मापनी। यह एक वैसा शोध उपकरण है जिसके माध्यम से प्रेक्षक या रेटर किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना को दिए गए वर्ग मापनी के रूप में मापता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अध्यापक छात्रों में समय निश्चितता को अत्यधिक ऊंचा, साधारण, कम या बिल्कुल ही निम्न वर्ग मापनी के रूप में मापते हैं, तो यह रेटिंग मापनी का एक उदाहरण है। जैसे कि आपसे रेटिंग पूछी जाती है प्ले स्टोर पर विभिन्न प्रकार से के ऐप से संबंधित कि ये आपको ऐप कैसा लगता है ना, मोस्ट लाइकली या बिल्कुल ही आप उसको डिसलाइक करते हैं, तो 1 to 10 उसको रैंकिंग दीजिए, इसी तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, शोध प्रस्ताव तैयार करना। शोध प्रस्ताव से तात्पर्य एक ऐसे प्रस्ताव से होता है जिसमें शोधकर्ता किसी शोध समस्या के समाधान के लिए विशेष कार्यविधि, संभावित समय, संभावित धन का व्यय आदि का उल्लेख करता है। ये आपका होता है शोध प्रस्ताव। शोध प्रक्रिया के अनुसंधान के आपके क्या है? ये 8 सोपान, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला होता है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण करना। दूसरा है आपका अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, रिसर्च डिज़ाइन। तीसरा है डेटा संग्रहण उपकरण विकसित करना। चौथा है नयादर्श चयन, सैंपल्स का चयन करना। पांचवा है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। छठा है डाटा का एकत्रीकरण और डाटा संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। नेक्स्ट है आपका डेटा प्रसंस्करण तथा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा। और लास्ट है आपका शोध रिपोर्ट लिखना, टू राइट द आपका रिसर्च थीसिस या रिपोर्ट, है ना, रिसर्च रिपोर्ट। ठीक, ये आपका लास्ट है। तो पहला कौन सा हो गया? अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। दूसरा अनुसंधान अभिकल्प। तीसरा है डेटा संग्रहण उपकरण
इसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, क्वेश्चनायर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, है ना, ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड करेंगे, या आप स्केड्यूल का यूज़ करेंगे, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपका नया आदर्श चयन की सैंपल आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये आपको सब बताना होगा। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, देन डेटा का एकत्रीकरण या डेटा संकलन, डेटा प्रसंस्करण तथा विश्लेषण, और लास्ट में है आपका शोध रिपोर्ट लिखना। ये आपके अनुसंधान के 8 आपके महत्वपूर्ण क्या होते हैं, सोपान होते हैं। आगे देखिए, परीक्षा दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देख लेते हैं। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो होता है किसका, शोध के लघु रूप प्रबंध का। यानी जब आप डेजर्टेशन करते हैं तो जैसे उसका तरीका होता है लिखने का, वैसे ही आपका शोध प्रबंध लिखने का भी होता है। शोध करने के लिए आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। कार्योत्तर पद्धति से तात्पर्य है क्या, शोधकर्ता किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाता है। वही जो मैंने आपको भी बताया था ऊपर, एक्स फैक्टर रिसर्च आपकी है ना, कि कोई घटना घट गई है ना, तो उसके क्या कारण थे उनकी जांच करना ही आपका क्या कहलाता है, एक्स फैक्टर या कार्योत्तर पद्धति कहलाता है। अगला देखिए, गुणात्मक शोध के प्रतिमान को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। किसको, गुणात्मक शोध के प्रतिमान को महत्वपूर्ण माना जा सकता है कब, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभव साक्ष्यों को निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता की विशेषता के कारण। ठीक है, शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं किसमें, शोध प्रारूप के लिए। सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है किसमें, ऐतिहासिक अनुसंधान में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई यदि ऐतिहासिक घटना हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, कोई यदि युद्ध हुआ है तो उस युद्ध के कारण अलग हो सकते हैं, दूसरे के अलग हो सकते हैं, तीसरे के अलग, और उनके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं, तो हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, किसमें, ऐतिहासिक अनुसंधान में। दूसरा है आपका सैम्पलिंग केसेस। सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय है आपका, मैंने बताया था, देखिए, समूह, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग आपकी सैम्पलिंग केसेस कहलाती है। शोध डिज़ाइन क्या है आपका, तो ये है आपका आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना आपका शोध डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। अब देखिए, आगे का जो जितना भी टॉपिक है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।